ये एक दिन की बात है। शौर्य, विक्रांत और मधुकर तीनों असीमपुरा के जंगलों में जंगल सफारी का मजा लेने पहुंचे थे और अब घर लौटने की सोच ही रहे थे कि विक्रांत ने सबको रोकते हुए कहा, देखो भाई लोग, घूमने तो मैं तुम लोगों के साथ आया था, पर मेरी शाम कहीं और बुक है। इसे सुनकर मधुकर कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य विक्रांत की तरफ देखकर बोला, भाई अकेले अकेले कब से बुकिंग चालू कर दी तुमने? हम भी तो तुम्हारे प्लान में ही शामिल हैं। हमें पता है कि तुम सुखना ताल में उन सुंदरियों की ताल लीला देखने आए हो और वहां तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, क्यों ना थोड़े मजे हम भी ले लें। मधुकर, जिसके दिमाग में पहले से ही सुखना ताल की कहानियां चल रही थीं, उसने उसकी बात सुनते हुए उससे पूछा, क्या शाम को हमारा सुखना ताल के आसपास जाना ठीक होगा? सुना है कि उस ताल की वो रहस्यमयी लड़कियां जिसे लोग विशानियां कहते हैं, उन्हें देखना मना है। एक तो सुना जंगल, उस पर वो विशानियों की ताल लीला। मैंने बहुत कुछ सुना है और जो भी सुना है ना, कुछ ठीक नहीं सुना है। मधुकर की बातों को बीच में ही रोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, भाई बात तो सही है कि शाम 6 बजे के बाद जो भी मर्द उस जंगल या निर्वाणा भवन के आसपास भटकता है, वो अगली सुबह पागल होकर सड़कों पर मिलता है। अरे हम तो पहले से ही पागल ठहरे, और कितना पागल होंगे। तीनों जोर से ठहाका लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके तेज म्यूजिक बजाते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो चुका था और तीनों के दिमाग में आज बस उस नजारे को देखने की उमंग थी जो इस जंगल में निषेध था, पर आज कोई रुकने वाला नहीं था। इसी बीच मधुकर शौर्य को छेड़ते हुए बोला, ओ भाई स्पीड बढ़ा, शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने से पहले कहीं हम ही ना ढल जाएं। ये सुनते ही शौर्य ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी की स्पीड के साथ ही विक्रांत और मधुकर पीछे बैठे बड़बड़ाने लगे, भाई यहाँ तक आकर अगर उन रहस्य से भरी लड़कियां, मेरा मतलब है विशानियों को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? मैं तो ताल में अपनी अदाएं बिखेरने वाली विशानियों का रूप निहारूंगा। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो रहा हूँ भाई। उनकी आवाज में वहां पहुंचकर उन नजारों को देखने की तलब महसूस की जा सकती थी। तीनों कुछ ही दूर बढ़े थे कि विक्रांत ने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई थी। विक्रांत गुस्से में कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। हालांकि वो उस लड़की पर जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर उस लड़की की सुंदरता पर गई तो वो अपना गुस्सा भूलकर पूछ बैठा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? उस लड़की के रूप के आगे विक्रांत के तेवर ही बदल गए। वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। दूधिया सफेद रंग की झीनी चादर नुमा साड़ी में लिपटी उस लड़की को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अभी अभी किसी इत्र के तालाब से नहा कर आई हो। वहां पूरे माहौल में खुशबू फैल चुकी थी। विक्रांत की नजर उस पर थम गई और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लड़की के बदन को सिर्फ एक पतली साड़ी ने ढक रखा था। उसके सीने पर उस साड़ी के पल्लू के सिवा और कुछ नहीं था। झीनी साड़ी में लिपटा उसका बदन देखकर विक्रांत को एक पल के लिए लगा कि वो कोई अप्सरा है। उस लड़की का आधा बदन ही ढका हुआ था। साड़ी उसके अंगों को छुपाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसकी बनावट के हर सिरे का जायजा ले रहा था। घुटनों से थोड़ी नीचे और सीने के उबार से थोड़ा ऊपर तक कसी साड़ी को देखकर विक्रांत मन ही मन में चाह रहा था कि वो लड़की बस उसके सामने खड़ी रहे और विक्रांत सिर्फ उसे निहारता रहे। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हें मालूम है ना कि इस जंगल में शाम के बाद रुकना मना है? क्या तुम यहाँ पागल होने आए हो?
इससे पहले कि विक्रांत कुछ और बोलता, वो दोबारा बोल पड़ी। ठीक है, आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर ध्यान रहे किसी भी नियम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नियम की बात सुनकर विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, नियम? कौन सा नियम? तभी लड़की ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जंगल का पहला नियम, शाम 6 बजे के बाद इस इलाके के आसपास भी मत भटकना। दूसरा नियम, शाम ढलते ही सुखना ताल का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तीसरे और आखिरी नियम को जरा ध्यान से सुनो। निशानियां पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश मत करना। इन नियमों को सुनने के बाद विक्रांत उस लड़की से बोला, हाँ ठीक है, सुन लिए हमने तुम्हारे नियम। तभी कार से विक्रांत के बाकी दोस्त भी उतरकर आने लगे। विक्रांत जब अपने दोस्तों की तरफ देखकर वापस उस लड़की की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की जा चुकी थी। दूर तक उस लड़की का नामो निशान नहीं था। विक्रांत और उसके साथी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। विक्रांत ने गाड़ी बोर्ड पर लिखी दिशा की ओर मोड़ ली, जहां लिखा था, सुखना ताल और निर्वाणा भवन के लिए यहां मुड़े। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए कहा, देखो ठंडी हवाएं आ रही हैं, मतलब ये जो झाड़ियां दिख रही हैं उसके पार ही सुखना ताल है। चलो भाई लोग आ जाओ। विक्रांत के ऐसा कहते ही दोनों दोस्त गाड़ी से उतरे और विक्रांत के पीछे पीछे जाने लगे। आगे चल रहे विक्रांत ने कहा, देखो हम लोग ऐसे सामने जाकर उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए हम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ से ताल एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इतना कहकर विक्रांत झाड़ी के पीछे चला गया। उसके पीछे पीछे दोनों दोस्त भी गए। एक नजारे की खातिर आज ये मरवाएगा, मैं कह रहा हूं, मधुकर ने कहा। दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शौर्य को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसने कहा, श्श्श, ये हंसने खिलखिलाने की आवाज उन्हीं की है। लगता है ये लड़कियां वही हैं जो ताल लीला करती हैं। इतना कहकर शौर्य पत्तियों को हटाकर ताल की तरफ देखने लगा और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने देखो, क्या ऐसा नजारा कहीं देखा है? विक्रांत ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुन शौर्य और मधुकर ने जब सामने ताल की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। ताल के पानी में कुछ लड़कियां थीं जो सफेद साड़ी पहनकर पानी में तैर रही थीं। तभी विक्रांत को याद आया कि इन लड़कियों की साड़ी और उस जंगल में मिली लड़की की साड़ी एक ही जैसी थी। पूरे ताल के आसपास भी वही खुशबू फैली थी। ताल में नहा रही लड़कियों की साड़ी कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी कि उनके शरीर की बनावट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। इस दृश्य को देख कोई भी अपना सब कुछ भूल सकता था और यही हो रहा था विक्रांत और उसके दोस्तों के साथ। सब खामोशी से बस उस नजारे को अपने दिलो दिमाग में लंबे अरसे तक उतार लेना चाहते थे। तभी मधुकर धीरे से पूछ बैठा, भाई इतनी ठंड के मौसम में और ताल के ठंडे पानी में ये चारों क्या कर रही हैं? ये सुन शौर्य ने झल्लाते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर विक्रांत ने ताल की तरफ देखकर कहा, चुप रहो, वो जो भी कर रही हैं उन्हें करने दो। ये नजारा कहाँ हमें रोज रोज देखने को मिलेगा। ये बोलते ही तीनों के बीच फिर खामोशी के लिए भी वर्जित था। ताल लीला के बाद अब लड़कियां ताल से निकल भीगी साड़ी में ही वहां से जाने लगी। ये लोग तो जाने लगी।
विक्रांत ने थोड़ा चिल्लाकर कहा। वो सारी लड़कियां अभी आगे बढ़ ही रही थीं कि तभी विक्रांत ने महसूस किया कि उन लड़कियों में से एक ने उसकी आवाज सुन ली है। इधर विक्रांत कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, इससे पहले उस लड़की ने अपना सिर हिलाकर विक्रांत की तरफ देख कुछ इशारा किया। उस वक्त हल्की सी मध्यम रोशनी थी। विक्रांत उस लड़की के इशारे को समझ गया और उस इशारे को समझते ही विक्रांत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मुझे इशारे से अपने पीछे बुलाया है, मन में कहते हुए विक्रांत झाड़ियों से बाहर निकला और उन लड़कियों के पीछे जाने लगा। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए थे कि तभी उसके दोनों दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ भाई, अब कहाँ? हमें बस ये नजारा देखना था, शो खत्म, अब चलो यहाँ से भाई, अंधेरा होने को है। तुमने सुना नहीं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी मर्द नहीं रुकता, जो रुका सो पागल हो गया। पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। वो तो अब तक उस लड़की की खूबसूरती में खो चुका था। उसने दोनों पर झल्लाते हुए कहा, भाई अब कुछ मत बोलो, चलना है तो साथ चलो वरना चले जाओ, मैं तो चला उनके पीछे। विक्रांत के इतना कहने के बाद दोनों खामोश हो गए और दोनों विक्रांत के पीछे पीछे बेबस होकर सामने कच्ची सड़क की तरफ जाने लगे जिस तरफ वो लड़कियां गई थीं। थोड़ी देर बाद तीनों जब उस रास्ते पर आगे तक गए तो सामने उन्हें एक बहुत बड़ा भवन दिखा। उस भवन को जंगल के बीचों बीच देख तीनों बुरी तरह से चौंक गए। इतना बड़ा भवन कोई सोच भी नहीं सकता इस जंगल में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मधुकर ने घबराते हुए उस भवन को देखते हुए कहा, भाई ये भवन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा टाउनशिप है, शौर्य ने कहा। ये दोनों जहां भवन को देख शॉक्ड थे तो वहीं विक्रांत की नजरें उन लड़कियों पर थी जो अभी अभी मेन गेट से भवन के अंदर चली गई थी। तभी विक्रांत ने देखा कि वो चारों लड़कियां सामने के बड़े दरवाजे से अंदर जा रही हैं। उनको अंदर जाते देख विक्रांत दौड़कर भवन के दरवाजे के पास गया। वो आगे कुछ समझ पाता तभी वहां पर दो औरतें आईं और विक्रांत को सामने से हटाते हुए कहा, इस वक्त अंदर आना सख्त मना है और मर्दों को तो इस वक्त यहाँ होना भी नहीं चाहिए। चलिए जाइए यहाँ से। आपको नहीं पता शाम होते ही सारे मर्द भवन से निकल जाते हैं? सुबह आइएगा, अब जाइए। विक्रांत ने जब ये सुना तो वो थोड़ा निराश हो गया। उसने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप लोग गलत मत समझिए, मैं 1 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप मेरी अच्छी तरह से तलाशी ले लीजिए पर मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी दूसरी औरत ने दूर खड़े शौर्य और मधुकर की तरफ देखकर कहा, अपने इस दोस्त को समझाओ, मना करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा है। अरे यार, इसके ऊपर भी कौन सा भूत सवार हो गया। चल, शौर्य ने कहा और विक्रांत को वहां से ले जाने लगा। लेकिन विक्रांत कहाँ मानने वाला था। उसकी जिद आज दी गई चेतावनियों पर भारी पड़ चुकी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में भवन के अंदर घुसना चाहता था। उसने थोड़ी सख्ती से शौर्य को कहा, देखो मुझे अंदर जाना है, अगर तुम दोनों को नहीं आना तो मैंने पहले भी कहा है चले जाओ, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। विक्रांत की जिद के आगे शौर्य और मधुकर ने हाथ जोड़ लिए और एक साथ कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गए। विक्रांत जो कि आज किसी भी तरह अंदर जाने की जुगाड़ में था, वो रास्ता ढूंढते हुए भवन के पीछे पहुंच गया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए इतनी मनाही के बावजूद भी उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल ही गया। वो सबकी नजरों से छिपता छिपाता दबे पांव पीछे के रास्ते से अंदर पहुंच गया। भवन में घुसते ही विक्रांत ने महसूस किया कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। भवन की मोटी मोटी दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बनाए गए थे।
भवन का एक एक कोना उसे किसी अलग दुनिया का आभास करा रहा था। उस बड़े से भवन में छोटे छोटे कमरे मौजूद थे और हर कमरे से हर गलियारा ऐसे जुड़ा था मानो कोई भूल भुलैया हो। तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां मौजूद बहुत सारी महिलाएं सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी धुन पर नाचे जा रही हैं और बीचों बीच कई सारे मर्द बैठे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है मानो वो अपने होश में नहीं है। अगर शाम के वक्त मर्दों का यहाँ आना मना है तो फिर ये सारे मर्द यहाँ क्या कर रहे हैं और ये महिलाएं इनके साथ क्या कर रही हैं? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और उसी वक्त उसने खुद के सवाल का जवाब देते हुए मन में कहा, शायद यही तरीका हो लोगों को मोक्ष दिलाने का जिसके बारे में सुना था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कुछ लड़कियां धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ रही हैं और तभी विक्रांत ने उस लड़की को देखा जो उसे थोड़ी देर पहले जंगल के नियम समझा रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये भी यहाँ की सेविका है? हैरानी से विक्रांत ने खुद से सवाल किया और भवन के पर्दों के पीछे छुपते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त वो ये भूल चुका था कि वो भवन के अंदर क्यों आया है। सीधी लाइन में जाती उन सभी लड़कियों ने बिना ब्लाउज वाली सफेद साड़ी में खुद को लपेट रखा था। उस लड़की को लेकर विक्रांत के मन में कई सवाल थे। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा उसे झटका लगा क्योंकि वो कमरा खाली था और उस कमरे में गुप अंधेरा था। उस कमरे के अंदर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बस कमरे की एंट्री और एग्जिट दिखाई पड़ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस कमरे में इतनी लड़कियां आई थी, वो अचानक कहां गायब हो गईं? क्योंकि बाहर निकलते तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और अंधेरे में ही यहाँ वहां टहलकर उन लड़कियों को तलाशने लगा। तभी विक्रांत ने देखा जो एंट्री गेट खुला हुआ था वो भी अचानक से बंद हो गया और अब विक्रांत उस कमरे में चारों तरफ से कैद हो चुका था। अब उसे घबराहट होने लगी। विक्रांत ने छटपटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कोई है? अरे कोई है? मुझे बाहर निकालो। वो अभी चिल्ला ही रहा था कि इतने में उसे कुछ महसूस हुआ। कौन है? क्या यहाँ कोई है? विक्रांत ने अपने हाथों से दीवार को अंधेरे में टटोलते हुए कहा, लेकिन विक्रांत को कोई भी जवाब नहीं मिला। तो उसे लगा कि शायद उसका वहम था कि कमरे में कोई है। उसने अंधेरे में ही कुछ कदम बढ़ाए थे कि अचानक से उसने सामने किसी को महसूस किया, मानो कोई विक्रांत से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो। वो कुछ बोलना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, पर अगले ही मिनट उसके कानों तक एक मीठी मगर चेतावनी भरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुना था ना तुमने कि शाम के बाद जो मर्द यहाँ आता है वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, वो पागल हो जाता है। लेकिन फिर भी तुम आ गए। क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं था? कितने लोगों ने तुम्हें रोका पर तुम जिद पर अड़े रहे। लेकिन अब जब इस भवन में आ ही गए हो तो यहाँ स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। ये बोलते ही उस परछाई के पीछे एक बड़ा दरवाजा जो अब तक कहीं दिख भी नहीं पा रहा था वो अचानक से खुल गया और एकदम से आती हुई रोशनी विक्रांत की आंखों में पड़ी तो उसने अपनी आंखों पर हाथ फेर लिया। फिर धीरे से हाथ हटाते हुए वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो अचानक से चिल्ला पड़ा, छी! क्या है ये सब? तुम सब ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम लोग?
विक्रांत ने जो सामने देखा था वो सब उसकी सोच से परे था। उसका मन घिन्न से भर गया था और वो धीरे से बोला, बाहर की दीवारों और अंदर की हकीकत में कितना फर्क है। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तब एकाएक वो दरवाजा बंद हो गया और उसने महसूस किया कि पीछे से किसी के नर्म हाथों ने उसके हाथों को जकड़ा हुआ है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक आवाज आती है, ले जाओ और इसे निर्वाणाकृत कर दो। तभी उसे कुछ रहस्यमयी औरतें चारों तरफ से घेरने लग जाती हैं। विक्रांत उन औरतों के घेरे से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे वो औरतें विक्रांत पर हावी होने लग जाती हैं। और तभी अचानक विक्रांत की तेज चीख सुनाई देती है। जहां विक्रांत के साथ उस निर्वाणा भवन में कुछ अजीब और गरीब घटना हुई थी, वहीं दूसरी ओर इन सब से अलग अगली सुबह शहर के एक नुक्कड़ पर एक पान वाला अभी अभी अपनी दुकान खोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने भीड़ पर पड़ी। भीड़ को देख वो झट से वहां गया और पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है भाई? पान वाले ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर वहां खड़े एक शख्स पर पड़ी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े कहीं कहीं से फटे थे, साथ ही वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। उस पान वाले ने जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखी, उसने उसे पहचानते हुए कहा, अरे ये तो विक्रांत बाबू हैं, पर इनकी ये हालत किसने की और ये कैसे हुआ? कहते कहते पान वाला रुक गया और तभी उसकी नजर विक्रांत की गर्दन पर बने सांप नुमा नीले निशान पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या विक्रांत बाबू के साथ भी? नहीं। पान वाले ने विक्रांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी की बात का कोई जवाब दे सके। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन हो चुका है। तभी इतने में वहां एक आदमी भाग कर आया। उसे ऐसे हांफते और परेशान देख पान वाले ने पूछा, अरे क्या हो गया भाई, कहां से आ रहे हो? निर्वाणा भवन से। वहां पर अनर्थ हो गया है। गुरुजी की मौत हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस आदमी ने कहा। उसके ये कहते ही वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ऐसे अचानक से ये सब कैसे हो गया? चलो सब चलकर देखते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसकी बात सुन सारे लोग निर्वाणा भवन की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद जब वो सभी लोग भवन के प्रांगण में पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है और वहां दुख का माहौल छाया हुआ है। सामने गुरुजी के मृत शरीर को एक सफेद कपड़े पर रखा गया था। उनके आसपास भवन की सेविकाएं खड़ी थीं और ठीक उनके पैरों के पास भवन की और गुरुजी की प्रिय सेविका मोहिनी हाथ जोड़े बैठी हुई थी। तभी पीछे खड़ी कुछ सेविकाओं की बातें पान वाले के कान तक गईं। एक सेविका ने कहा, पता नहीं ये कैसे हुआ, कल शाम तक तो गुरुजी स्वस्थ थे और आज सुबह पता चला कि उनके प्राण निकल गए हैं। अचानक से उनकी मौत हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और जहां कुछ सेविकाएं ऐसे सवाल कर रही थीं, तो वहीं लोगों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तभी गुरुजी के मृत शरीर के पास बैठी मोहिनी अचानक से खड़ी हो गई और मधुर लेकिन तेज आवाज में बोली, गुरुजी की मौत अचानक नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने खुद ही खुशी खुशी अपने शरीर का त्याग किया है। उसकी बात सुनते ही सारे लोग खामोश हो गए। उसने अपना हाथ उठाकर सबको संबोधित करते हुए आगे कहा, हाँ ये सच है कि गुरुजी अब नहीं रहे, मगर चिंता की कोई बात नहीं है।
क्योंकि गुरु जी के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगी और आप सभी की सेवा करूंगी। अब से गुरु जी के इस निर्वाणा भवन का ध्यान मैं रखूंगी। क्या हुआ निर्वाणा भवन में विक्रांत के साथ? क्या है राज गुरुजी की मौत का और कौन है ये मोहिनी? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विक्रांत की गर्दन में सांपनुमा नीला निशान देख गांव भर के लोगों में एक दहशत का माहौल था। इसीलिए उसी रात अरण्य ग्राम के कुछ 10-15 गांव वाले मुखिया जी के आंगन में इकट्ठा हो गए। उन सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन सभी गांव वालों के बीच निरंजन नाम का पान वाला भी मौजूद था और उसके चेहरे पर अभी भी वैसा ही डर दिखाई दे रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी बोला, वो विक्रांत, पता नहीं उसे वहां सुखना ताल जाने की क्या जरूरत थी। खुद तो पागल हो गया, हम सबको भी मुसीबत में डाल गया। न जाने अब और क्या मुसीबत आएगी हमारे गांव में। तभी मुखिया जी गंभीर स्वर में बोले, अभी कल ही तो आचार्य जी की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु होते ही इतने बरसों के बाद फिर से वही सांपनुमा नीला निशान उस विक्रांत पर दिखना, मतलब पूरे गांव पर फिर से वही संकट आने वाला है। सभी लोग मुखिया जी के घर के आंगन में उनके सामने अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी मुखिया जी के घर के पीछे खेतों में अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज आई। खेतों के आसपास की घनी झाड़ियों में एकदम से हलचल सी मचने लगी। सभी गांव वाले तेजी से घर के पीछे की ओर भागे। तभी दूर अंधेरे में कुछ नजर आया। ऐसा लगा जैसे परछाई जैसी कोई चीज घनी झाड़ियों में खड़ी हुई है। सारे गांव वाले घबराकर मुखिया जी की तरफ देखने लगे। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खुद मुखिया जी थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। तभी क्रांति ने फुसफुसाते हुए सभी गांव वालों को चेतावनी दी, कोई अपनी जगह से मत हिलना। ये कहते ही वो अपने कुछ साथियों को लेकर घनी झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। इधर सभी गांव वाले भी डरे सहमे अपनी सांस रोककर खड़े थे। दहशत की वजह से उनके हाथ पैर कपकपा रहे थे। तभी मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि परछाई जैसी चीज दरअसल एक औरत थी। उसने अपने बदन पर एक काली झीनी सी साड़ी बांध रखी थी। ये साड़ी उसके घुटनों से काफी ऊपर थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें बेहद बड़ी-बड़ी, सुर्ख लाल और डरावनी थी। मशाल की रोशनी में उसकी सुर्ख लाल आंखें अचानक जैसे चमक उठी। काले लंबे बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखों वाली वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसके आते ही वहां का माहौल बदल गया। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। फिर एक रहस्यमयी हंसी की आवाज के साथ वहां बिजली की चमक कौंध उठी। गांव वालों को उसकी बस एक झलक दिखाई दी और फिर वो औरत एकदम से उन घनी झाड़ियों में पता नहीं कहां गुम हो गई। गांव वाले इस नजारे को देखकर कुछ समझ पाते कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी बहकाने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सभी एकदम से सिहर उठे और अब बारिश के कारण क्रांति के हाथ में पकड़ी हुई मशाल भी बुझ गई। तभी उन सब के बीच से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, भागो भागो,
ये तो तुरुक्षणी है। डरे सहमे सभी गांव वाले उन झाड़ियों से किसी तरह जान बचाकर भाग ही रहे थे कि उस अंधेरे में अचानक वही औरत सामने आकर खड़ी हुई और बिना देर किए एक आदमी को झाड़ियों में घसीटते हुए चंद सेकंड में वहां से गायब हो गई और झाड़ियों में उस आदमी की चीख पहुंच गई, जिसे सुनकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। दहशत के मारे चीखते चिल्लाते वो सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उस औरत के खिलखिलाकर हंसने की तेज आवाज ने जैसे सन्नाटे को चीर कर रख दिया और गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में जा छिपे। अगली सुबह गांव वाले डरे सहमे मुखिया जी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। एक गांव वाले ने बोला, कल रात वो तुरुक्षणी सुभाष को उठा कर ले गई। तभी एक गांव वाला बीच में बोल पड़ा, पहले आचार्य जी की मृत्यु, फिर विक्रांत का निर्वाणा भवन में जाना और अभी तुरुक्षणी। पता नहीं क्या क्या होने वाला है अब इस गांव में। तभी दूसरे गांव वाले ने कहा, इस तुरुक्षणी का कहर तो कई साल पहले ही शुरू हुआ था और जब मोहिनी जी आचार्य जी के शरण में आई थी तब उन्होंने ही तुरुक्षणी का नाश कर दिया था और वो सांप नुमा नीले निशान वाले आदमी भी मिलना बंद हो गए थे। यही तो उनका हम पर पहला उपकार था। फिर ये अचानक दोबारा कैसे आ गई? वो आदमी ये बातें बोले ही जा रहा था कि तभी एक और आदमी ने कहा, उपकार तो था, पर इसके साथ ही मोहिनी जी ने ये भी घोषणा की थी कि उस भवन और सुखना ताल के आसपास शाम को पुरुषों का जाना मना है और विक्रांत ने इसी मुख्य नियम को तोड़ दिया। कहीं इसीलिए तो तुरुक्षणी का कहर हम पर नहीं टूट पड़ा एक बार फिर से। सब आपस में इन बातों को दोहराए जा रहे थे कि तभी क्रांति मुखिया जी के घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही लड़खड़ाई आवाज में मुखिया जी ने फौरन कहा, क्रांति, क्या हुआ? तुम्हें सुभाष और वो आदमी विक्रांत कहीं मिले क्या? क्रांति गांव के रसूखदार लोगों में से था। मुखिया जी की बात सुनकर क्रांति ने बहुत ही निराशा के साथ बोला, आपके कहने पर मैं अपने 4-5 साथियों के साथ उस विक्रांत को ढूंढने गया। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मुखिया जी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला, बल्कि उसके साथ उसके 2 दोस्तों का भी कहीं अता पता नहीं मिला। भगवान जाने वो भाग गए या वो भी तुरुक्षणी की भेंट चढ़ गए। ये कहते कहते क्रांति ने अपनी जेब में से एक बड़ा सा संदेश पत्र निकाला और उसे मुखिया जी को दिखाते हुए बोला, मोहिनी जी का संदेश है ये, हम गांव वालों के नाम, जो मुझे वहीं मिला जहां कल विक्रांत दिखाई दिया था। क्रांति की इस बात से वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी गांव वालों को जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। उनके चेहरों पर दहशत के भाव दिखाई देने लगे। डरे हुए स्वर में क्रांति ने संदेश पढ़ना शुरू किया। अरण्य ग्राम के वासियों, भवन की विषानियों को स्नान करते देखना एक बहुत बड़ा पाप है और उस लड़के ने यही पाप किया है। इस कलंक को धोने के लिए गांव के किसी नौजवान को 24 घंटे के अंदर श्रमदान के लिए देना होगा, वरना इस बार जो आपदा गांव पर आएगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मोहिनी जी के इस संदेश को पढ़ते पढ़ते क्रांति का गला सूखने लगा, लेकिन इस संदेश को सुनकर वहां मौजूद गांव वालों की जान जैसे उनके हलक में अटक कर रह गई। अब क्या होगा मुखिया जी? इससे पहले तो ऐसा दंड कभी नहीं दिया गया। आचार्य जी की मृत्यु होते ही मोहिनी जी ने तो हमें एक घोर समस्या में डाल दिया है। गांव वाले मुखिया जी की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मुखिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मोहिनी का ये संदेश सुनकर एकदम सुन्न हो गए थे।
तभी क्रांति ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, अब होना क्या है? मोहिनी जी का कहा पत्थर की लकीर है। जब वो हम पर मेहरबान होती हैं, तो हमारे गांव को खुशहाली से भर देती हैं। अरे भूल गए क्या तुम लोग? कितने ही लोगों की किस्मत मोहिनी जी ने बदल दी है। हम लोग जो कभी दाने दाने के मोहताज थे, आज कितने चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। कितने एहसान है उनके। पत्थर की लकीर है। जब वो हम पर मेहरबान होती हैं, तो हमारे गांव को खुशहाली से भर देती हैं। अरे भूल गए क्या तुम लोग? कितने ही लोगों की किस्मत मोहिनी जी ने बदल दी है। हम लोग जो कभी दाने दाने के मोहताज थे, आज कितने चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। कितने एहसान है उनके हम पर। अगर हमने उनका कहा नहीं माना, तो न जाने हमें और क्या क्या झेलना पड़ेगा। तभी एक गांव वाले ने बोला, ये सब निरंजन की वजह से हुआ है। इसे ही मिला था वो विक्रांत, और उसे रोकने के बजाय इसने विक्रांत को वहां जाने दिया। ये सुनकर मुखिया जी ने निरंजन को डांटते हुए कहा, गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई है निरंजन। तुझे सुखनाथ ताल और निर्वाणा भवन के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि मोहिनी जी ने ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी। इसीलिए अब अगर मोहिनी जी का कहर इस गांव पर टूटा, तो उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगा। ये सुनकर गांव वाले फिर से चिल्लाने लगे, अब इसकी वजह से वो तुरुक्षिणी एक बार फिर जाग उठी है। अगर हमने मोहिनी जी को एक नौजवान श्रमदान के लिए नहीं दिया, तो फिर से इस तुरुक्षिणी का कहर पूरे गांव में टूट पड़ेगा। तभी एक आदमी बोला, पर हमें एक बात समझ में नहीं आती। वो विक्रांत गया तो पागल हो गया, फिर जिस लड़के को हम भेजेंगे और जो आज तक वहां गए हैं और वहां निर्वाणा भवन में ही रहते हैं, वो क्यों पागल नहीं होते? ये सुनकर क्रांति ने कहा, उन पर मोहिनी जी की कृपा है और वो उनकी मर्जी से वहां रहते हैं। उनका वहां एक विशेष स्थान है। ऐसे विक्रांत की तरह चोरी छुपे नहीं जाते, ना ही उन पर और उनकी विशानियों पर अपनी बुरी नजर डालते हैं। लोगों के इस शोर के बीच मुखिया जी अपनी जगह से खड़े भी तो देखी है। अगर विक्रांत हमें मिल गया होता, तो हम उसे निर्वाणा भवन में ले जाकर ये बता देते कि ये आदमी हमारे गांव का नहीं है, पर वो तो लापता हो गया है। फिर भी हम लोग एक बार मोहिनी जी से बात करेंगे, उनसे दया की भीख मांगेंगे कि वो तुरुक्षिणी को शांत कर दें। लेकिन मुखिया जी की बात पूरी होने से पहले ही क्रांति की तेज आवाज वहां पर गूंजी, अब मोहिनी जी से दया की उम्मीद मत करिए मुखिया जी, नियम तो हमने तोड़े हैं। क्रांति की ये बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो क्रांति, उन्होंने हमें और हमारे इस गांव को बहुत कुछ दिया है, तो अब हमें भी मोहिनी जी की मांग को पूरा करना ही होगा। लेकिन कुछ लोग क्रांति का विरोध करते हुए बोले, लेकिन मांग पूरी करने का मतलब ये तो नहीं कि हम गांव के किसी लड़के को निर्वाणा भवन के हवाले कर दें। आखिर कौन अपने बेटे या भाई का बलिदान देगा? ये सुनकर मुखिया जी बोले, इस बात का फैसला आज रात पंचायत में करेंगे कि किसे निर्वाणा भवन भेजा जाए। इस पर क्रांति बोला, ये पंचायत से कुछ नहीं होने वाला मुखिया जी, क्योंकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मोहिनी जी न केवल हमारा भविष्य देख सकती हैं, बल्कि हमारा भविष्य लिख भी सकती हैं। लिहाजा हमें अब जल्द से जल्द उस लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसे हमें मोहिनी जी के निर्वाणा भवन को सौंपना है। ये नहीं हो सकता मुखिया जी, हमें दूसरा कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बार फिर से वहां शोर शराबा मचने लगा। मुखिया जी अपना हाथ उठाकर एक बार फिर से सबको शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ सब। मोहिनी जी ने जो कहा है उसे हमें मानना ही होगा। एक बार फिर से सबको शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ सब।
मोहिनी जी ने जो कहा है उसे हमें मानना ही होगा। शाम को सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत में इस बात का फैसला होगा कि किसे निर्वाणा भवन में भेजा जाए। मुखिया जी की इस आखिरी बात को सुन सभी लोग वहां से एक एक कर जाने लगे। एक तरफ जहां अरण्य ग्राम में जोरों शोरों से 4 नौजवानों की तलाश शुरू हो चुकी थी, जिनमें एक था वो लड़का जिसे मोहिनी के निर्वाणा भवन को भेंट में देना था, और फिर थे विक्रांत और उसके 2 दोस्त जिनका कहीं कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान भी था जो इस वक्त खुद के हाथों अपनी जान की भेंट देने को तैयार खड़ा था। लेकिन ये 24 साल का नौजवान अरण्य ग्राम में नहीं बल्कि वहां से बहुत दूर दिल्ली में था, और इस वक्त रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। यानी साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये नौजवान यहाँ सुसाइड करने आया था। ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा वो खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था, बेटा रुद्र, बस अब इस जालिम दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दे। यहाँ किसी ने तेरी कोई कदर नहीं की। हर बार सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है तुझे। अब बस यही एक ऑप्शन है तेरे सामने, मौत को गले लगा ले, क्योंकि मौत तुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। रुद्र नाम का ये नौजवान ट्रेन की पटरी पर सचमुच अपनी बाहें फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया जिसे मौत को गले लगाने वाली कहावत को एकदम सच साबित कर देना चाहता हो। पर अचानक उसके मन में कुछ कौंधा और वो खुद से बोल पड़ा, बेटा रुद्र, ऐसे यूं ही चुपचाप अपनी जान देना तो बेवकूफी होगी ना। तुझे कम से कम दुनिया वालों को सोशल मीडिया पर एक आखिरी मैसेज तो जरूर देना चाहिए, ताकि उन सबको तेरी सच्चाई तो पता चले। ये ख्याल आते ही रुद्र ने तेजी से अपने फोन का कैमरा ऑन किया और खुद की वीडियो बनाने लगा। हेलो गाइस, मैं रुद्र, एक सच्चा और ईमानदार रिपोर्टर जिसने न जाने कितने ही छोटे बड़े क्राइम्स के पीछे की सच्चाई पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी उस कोशिश को दबा दिया गया। किसी भी मीडिया हाउस ने मेरी उन रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया। न्यूज चैनल वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मेरी ये सब स्टोरीज, मेरी ये सब इन्वेस्टिगेशंस कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। इसीलिए इन बार बार की नाकामयाबियों ने मुझे बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है, और ऐसी टूटी हुई जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं खुद ही इस जिंदगी को खत्म कर डालूं। रुद्र की बात पूरी नहीं हुई थी, वो कुछ और भी कहना चाहता था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। रुद्र का ध्यान एकाएक मैसेज पर गया। ये एक वीडियो मैसेज था। रुद्र ने जब इस वीडियो क्लिप को प्ले किया तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उस वीडियो में एक आदमी की गर्दन पर एक अजीब सा नीला निशान बना हुआ था। वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। उसे देखकर महसूस किया जा सकता था कि उसकी हालत बहुत खराब है। बेसुध सा वो आदमी बस एक ही शब्द बड़बड़ाए जा रहा था, मोहिनी, मोहिनी। वीडियो बस कुछ ही सेकंड्स का था, जिसे देखकर रुद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी रुद्र के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो क्या इस वीडियो के रहस्य का पता लगा पाओगे तुम? ये मैसेज देखते ही रुद्र ने तेजी से उस नंबर पर फोन लगाया जिससे वो मैसेज आया था। तो उसे ऑटो जनरेटेड आवाज में मैसेज सुनाई दिया, ये नंबर नेटवर्क क्षेत्र रुद्र तेजी से दोबारा नंबर ट्राई कर ही रहा था कि तभी रुद्र को ट्रेन की आवाज सुनाई दी।
रुद्र ने देखा कि फुल स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेन उसी की तरफ चली आ रही है और वो भी बहुत कम फासले पर। इसे देखकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए और उसे अचानक याद आया कि वो इस वक्त ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसने फौरन एक तरफ छलांग लगा दी और तेजी से दूसरी ओर कूद गया। हालांकि इस आपाधापी में उसके हाथ से फोन वहीं छूट गया और धड़धड़ाती हुई ट्रेन रुद्र के सामने से उसके फोन पर से गुजर गई। अपनी जगह पर खड़ा हुआ रुद्र फटी फटी आंखों से ये देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। हे ईश्वर, बचा लिया तूने। ट्रेन गुजर जाने के बाद वो तेजी से फोन की ओर लपका तो देखा कि फोन बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। फोन को हाथ में लिए वो झल्लाते हुए बोला, शिट यार, आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किसने वो मैसेज भेजा था, कौन है मोहिनी और क्या है उस निशान वाले लड़के का राज। क्या करूं अब, कैसे पता करूं? कौन थी तरुक्षिणी और किसने भेजा था रुद्र को वो वीडियो और क्या थी भेजने वाले की मंशा? जानने के लिए सुने कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।